चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का, जो कि आपका केमिस्ट्री का है यानी कि रसायन शास्त्र का है। हम आपका आम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आज का अपना वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि दे रहे हैं 2022 का एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं साइंस के 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साइंस में। तो फ्रेंड्स, 80 के 80 यानी कि आपके 35 मार्क्स इसी क्वेश्चन पेपर से, यानी कि इसी क्वेश्चन से आपके 35% मार्क्स इसी से मिल जाएंगे आपको। तो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th का और 10th क्लास का जितनी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी मैं आपको चैनल पर बताता हूं। तो अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कि जो कोई भी विलयन है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वह नीले को लाल कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वह क्षार होगा। तो क्या एक, यानी जिसका पीएच मान 1 होता है, क्या वह क्षार होता है? नहीं। एक जिसका पीएच मान होता है अर्थात 7 से यानी कि जितने भी होते हैं, जिसका छोटा होता है यानी कि 7 से जितने भी छोटा होता है, तो वो सभी क्या होता है, यानी कि वो सभी अम्ल होते हैं। 7 से छोटे तो अम्ल होते हैं, और 7 से जितने बड़े होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तो 7 से बड़े जो होते हैं वे क्षार होते हैं। तो 7 से बड़ा यहाँ पर 10 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है इस आज का अपना वीडियो, तो अंत तक जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड भी आपके सामने आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिक जो अम्ल होता है CH3 यानी कि COOH जो होता है, यानी कि CH3 जिसे सिरका का अम्ल कहते हैं, यानी कि CH3COOH जो यानी कि जो अम्ल होता है, जो सिरके का अम्ल होता है, उसका यानी तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। क्या यह सिरका भी गंध देता है? तो हाँ, ये सिरका गंध देता है। क्या यह प्याज भी गंध देता है? नहीं, यह प्याज के साथ गंध नहीं देता है। यह सड़े अंडे यानी अंडे सी गंध देता है? तो नहीं, ये सड़े अंडे सी गंध नहीं देता है। यह सड़े मांस सी गंध देता है? नहीं, यह सिरका भी गंध देता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अल्कोहल में, यानी कि अल्कोहल जो होता है उसमें उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्या नीला हो जाता है, या फिर नीला और काला हो जाता है, या फिर डी काला हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी जो अल्कोहल होता है C2H5 जो होता है, यानी C2H5 जो होता है, यह अल्कोहल होता है। CTH5OH जो होता है उस पर, यानी कि उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की, यानी कि आयोडीन आई से आपको यानी करना होगा, आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो वह कैसा हो जाता है? तो नीला और काला हो जाता है, अर्थात ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि अपच का उपचार करने के लिए, यहाँ पर कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी किस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। क्या एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का किया जाता है, या फिर एनाल जैसिटिक यानी कि पीड़ाहारी का किया जाता है, या फिर एंटासिड यानी कि एंटासिड जो होता है उसका किया जाता है, या फिर एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी का किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है एंटासिड का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स, जो यानी कि वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि जब 7 होता है तो उसका पीएच मान 7 हो, यानी जब उसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन विलयन कहलाता है। जैसे कि जल हो गया, तो जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ना तो उसमें वह खट्टा होता है, यानी कि उदासीन होता है, ना उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। आप जल से याद रख सकते हैं।
तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 अभी आ चुका है आप सामने मोस्ट है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक लवण है, क्या HCl एक लवण है या फिर इनके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक अम्ल है, क्या यह लवण है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या यह लवण है, नहीं ये भी एक क्षार है, यानी कि ये आपका एसिड हो जाएगा, यानी कि अम्ल हो जाएगा, ये आपका बेसिस हो जाएगा यानी कि क्षार हो जाएगा। और ये आपका क्या है K2SO4 क्या यह लवण है, कि हाँ ये एक लवण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक क्षार हो जाएगा, बट पोटेशियम सल्फेट एक लवण है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन यानी कि बहे आयरन अर्थात वह लोहा जो कि तप्त हो यानी कि वह तपा हुआ हो, तो तप्त आयरन पर जलवाष्प यानी कि जो जलवाष्प यानी कि जो बूंदी होती हैं जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, क्या यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है यानी कि FeO, ये तो आपका रॉन्ग सूत्र है। क्या Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड होता है या फिर आयरन ये वाला होता है या फिर FeS ये होता है, तो आप सभी जानते होंगे किसी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प की यानी जलवाष्प की बूंदे प्रवाहित करने पर उसका यौगिक जो प्राप्त होता है वह कौन सा होता है, तो Fe2O4 होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यह फॉर्मूला ही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है और हर बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर MP या फिर हो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, क्या 6 से 6.8 के बीच करता है या फिर 7 से 7.8 के बीच करता है या फिर 2.1 से यानी कि 3.8 तक करता है, फिर 5.1 से 5.8 तक करता है। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारे शरीर का जो pH परास होता है यानी pH मान जो होता है वह 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 9 भी आपका सामने आ चुका है, वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, तो आप सभी जानते होंगे बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, क्या NO2CO3 होता है, तो नहीं, सोडियम कार्बोनेट तो इनकी किसका होता है, धावन सोडा का होता है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या NaHCO3 होता है, हाँ बेकिंग पाउडर अर्थात बेकिंग सोडा का NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात क्या होता है यानी कि बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का भी ये फॉर्मूला नहीं होगा यानी कि NaNO3 ही होता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 10 भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर कह रहा है वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है कि विजातीय यौगिक कौन है, क्या चूना पत्थर यानी कि CaCO3 क्या यह विजातीय यानी कि क्या है विजातीय यौगिक है, क्या खड़िया है या फिर संगमरमर है या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आप सभी जानते होंगे जो विजातीय यौगिक है यानी कि जो कि विजातीय अर्थात जो कि किसमें काम में आता हो, जो कि हड्डी तोड़ में काम में आता हो, तो उसी से आप समझ सकते हैं यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात यहाँ पर क्या होगा CaSO4 यानी कि CaSO4 × हाफ H2O आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बार ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो आप इस आपका जो विकल्प होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो क्वेश्चन 11 भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि वह विलयन का मान जो कि 7 से अधिक हो उसे हम क्षारक कहते हैं अर्थात क्षार कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे बेसिस का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है। क्या 2 7 से अधिक है, नहीं, 7 भी आपका उदासीन हो जाएगा और 2 आपका अम्लीय हो जाएगा, 6 भी आपका अम्लीय हो जाएगा, बट 13 जो है वह 7 से अधिक है, इसलिए 13 एक क्षारीय विलयन का मान होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और अच्छी तरह समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो होता है NaCl के जलीय विलयन से यानी कि H2O आपको यहाँ पर लिखना होगा। जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो
फ्रेंड्स इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी कि NaOH बनाता है। NaOH बना दिया यहाँ पर और साथ ही साथ HCl बना दिया या फिर H2 + Cl2 इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो आपका यानी कि क्या बनेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, फिर क्लोर अभिक्रिया कहते हैं, फिर वियोजन कहते हैं, फिर संयोजन कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से बात करें क्वेश्चन 13 की कि निम्नलिखित में से अम्लों यानी कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है उदासीन अम्ल। तो आप सभी जानते होंगे कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल क्या यह प्रबल अम्ल है, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो आप सभी जानते होंगे लैक्टिक अम्ल जो होता है वह कैसा होता है। तो लैक्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, अर्थात ये विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका दुर्बल अम्ल में आता है। बट सल्फ्यूरिक अम्ल इज द बेस्ट, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह पावरफुल होता है, अर्थात वह प्रबल अम्ल होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर का होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है हर फंसता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या यह क्षार नहीं है। तो नहीं, ये एक क्षार है। क्या NaCl क्या यह क्षार है। नहीं, ये क्षार नहीं है। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी आपका एक क्षार है, ये भी आपका एक क्षार है, बट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह से वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है। यहाँ पर उसी तरह से बात हो रही है कि पोटेशियम यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह प्रबल क्षार है। नहीं, यह एक दुर्बल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है वह प्रबल क्षारक है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, और ये आपके सभी दुर्बल क्षारक में आती हैं। तो इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 की, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 भी आ चुका है आप सामने मोस्ट है, हर साल फंसता है कि लिटमस बिलियन यानी कि जो लिटमस बिलियन जो होता है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। यहाँ पर कह रहा है बैंगनी यानी कि जो वायलेट रंग होता है उसका रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको पदार्थ का नाम बताना है, अर्थात वह कौन सा पदार्थ होता है। क्या वह कवक होता है, या फिर लिचेन होता है, या फिर जिम्नोस्पर्म होता है। कवक, लिचेन या फिर जिम्नोस्पर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का जो आपका सही जवाब होना चाहिए वह कौन सा होगा, देख लेते हैं। तो वह लिचेन आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 17 की, तो क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सूचक क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। सूचक वे होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो कि यानी कि क्षारक से या फिर अम्लीय क्षारकीय या फिर अम्लीय प्रबलता यानी कि उसकी यानी उसको दर्शाते हैं, तो उसे हम सूचक कहते हैं। यानी कि मशीन कह लीजिए, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिर फिनॉल फिथिलीन होता है, या फिर हल्दी होता है, या फिर मूली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि मूली जो होता है वह सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बट ये तीनों ही सूचक की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 18 की, तो क्वेश्चन 18 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक, यहाँ पर कह रहा है क्या वेनिला गंधीय सूचक नहीं है, या फिर प्याज नहीं है, फिर शकरकंद नहीं है, फिर लौंग का तेल नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि गंधीय सूचक जो है वह कौन सा नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह शकरकंद होगा, यानी शकरकंद में कोई भी गंध नहीं आती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 19 की, तो क्वेश्चन 19 भी आपका मोस्ट है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। यहाँ पर कह रहा है द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है। HCl है, H3PO4 है, HNO3 है, या फिर H2SO4 है। तो आपका सही जवाब कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन 19 का जो आपका सही जवाब होगा H2SO4, अर्थात विकल्प डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 20 की, तो पोटाश एलम हुआ, यानी कि पोटाश एलम जो होता है, फिटकरी जो होती है वह क्या होती है, एक साधारण लवण होती है, या फिर एक मिश्रित लवण होती है, एक लवणीय
लवणीय अम्ल होती है, फिर एक द्विक लवण होती है। तो आपका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो एक द्विक लवण होती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 21 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH जो होता है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित यानी कि आयोनाइज्ड यानी कि आयनित होते हैं, या फिर ये कम आयनित होते हैं, या फिर ये यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH समूह में रखते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 22 की, तो क्वेश्चन 22 भी आपका मोस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण यानी लवण कौन सा अम्ल यानी कौन सा लवण है जो कि प्रबल है, क्या NaCl है, या फिर CaCl2 है, फिर BSO4 है, या फिर LiCl है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन 22 का आपका आंसर होगा NaCl, अर्थात NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 23 की, तो क्वेश्चन 23 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि दांतों को साफ करने के लिए यानी दांत जो होते हैं दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है, क्षारकीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन प्रायः उपयोग होता है वह क्षारकीय होता है, तभी उसमें यानी गंध नहीं आती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 24 की, कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। जैसा कि मैंने शुरू वीडियो में बताया था, जो जल का pH मान होता है वह यानी उदासीन होता है। उदासीन से आप समझ सकते हैं कि जब उदासीन होता है, जब उसका मान उदासीन होता है तो 7 होगा, जाहिर सी बात है कि 7 ही होगा, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 25 की, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान हो जाता है 7 से अधिक हो जाता है, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, तो आएगा आपका 7 से कम, अर्थात वह अम्लीय हो जाता है। तो आप सभी जानते होंगे जब कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें घोला जाता है, पानी में डाला जाता है यानी घोला जाता है, तो उसका जो pH मान होता है वह 7 से कम, अर्थात वह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 26 की, तो क्वेश्चन 26 भी आपका मोस्ट है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि कौन से धातु हैं जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम एवं पोटेशियम है, क्या यह ठंडे जल के साथ यानी धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम एवं पोटेशियम की बात हो रही है यहाँ पर, तो सोडियम को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, इनके सोडियम की किससे कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्साइड यानी कि धातु के हाइड्रोक्साइड आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर NaOH बन रहा है, यानी कि NaOH बन रहा है, साथ ही साथ आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर H2 गैस निकल रही है। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, क्या यह यानी कि धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ठंडे जल से, क्या मैग्नीशियम एन की आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला भी सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 27 की, कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। CaHCO इनके Ca यानी कैल्शियम इनके HCO3 का होल्टवाइड, क्या यह इसका किया जाता है, यानी कैल्शियम वाई कार्बोनेट यानी कैल्शियम वाई कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, क्या इसका उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, या फिर इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, इनके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका फॉर्मूला जो सही होगा वह कौन सा होगा। क्वेश्चन 27 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, क्वेश्चन 27 का आपका आंसर हो जाएगा CaO का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 28 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यहाँ पर कह रहा है बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। बट जो यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बुझा यानी कि चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यहाँ पर यानी COH का होल्ट जो होता है वह बुझा हुआ चूना कहलाता है, और ये तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 29 की, लवण NaCO यानी कि Na अर्थात सोडियम और कार्बन मोनोऑक्साइड का जलीय विलयन का pH मान होता है 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है। तो आपका जो सही जवाब होगा 7 से कम, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सत्य हो जाएगा, वह कौन सा होगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 7 से अधिक होगा, सॉरी दोस्तों 7 से अधिक यानी कि वह क्षारीय हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा।
यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 30 की, तो क्वेश्चन 30 भी आपका मोस्ट है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, मैंने बार बार बताया है आपको CH3COOH, इसका जो यानी कि क्या होता है, जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, IUPAC नाम। एथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइन होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा एथेनोइक एसिड होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 31 की, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात यानी कि जो अम्ल होते हैं वह नीले को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वह लाल को नीले करते हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 32 की, कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका संभवतः क्या होगा, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका संभवतः जो पीएच मान होगा वह कौन सा होगा, तो यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यह आपका क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्योंकि अम्ल ही नीले को लाल करता है, इसलिए 5 जिसका पीएच मान होता है वह होता है अम्ल, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ये तो उदासीन होता है, ये क्षार होता है, ये भी क्षार होता है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 33 की, कि ऑक्सैलिक यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। संतरा है, टमाटर है, सिरका है, इमली है, तो आप सभी जानते होंगे ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है उसका प्राकृतिक जो स्रोत होता है वह टमाटर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। क्वेश्चन 34 भी आपका मुश्त है, हंसता फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है एक छात्र जांच प्रणाली में यानी कि लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन विलयन में सार्वभौम सूचक की निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाएगा, तो वह कौन सा यानी कि जांच करता है तो वह कौन सा रंग दिखाएगा, सार्वभौम सूचक है, यहाँ पर नीला दिखाएगा, हरा दिखाएगा, नारंगी दिखाएगा या फिर पीला दिखाएगा, तो आपका आंसर आएगा यानी कि ए वाला ऑप्शन, अर्थात वह ब्लू दिखाएगा यानी कि नीला दिखाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 35 की, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद वह परिवर्तित हो चुका है, उस प्रणाली में विलयन था जिंक सल्फेट होगा या फिर यानी कि कॉपर सल्फेट होगा या फिर आयरन सल्फेट होगा या फिर आपका एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपके समझ में आ चुका होगा, तो आपका आंसर जो होगा तो वी वाला ऑप्शन अर्थात कॉपर सल्फेट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा, अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलती हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब के लिए थैंक यू।